हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस का ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, तो आपको बताना है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। ऑप्शन ए है कुल, ऑप्शन बी है स्पीसीज, ऑप्शन सी है वर्ग और ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई है वह स्पीसीज होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पीसीज होती है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है। तो आपको बताना है कि वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है। यदि आपको आंसर मालूम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्गीकी का जनक कहा जाता है वह लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि आम आम का वानस्पतिक नाम क्या है। ठीक है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है मेंजीफेरा इंडिका और ऑप्शन सी है डोकस कैरोटा और ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पर आम का जो वानस्पतिक नाम है वह होता है मेंजीफेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, मेंजीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि मटर पौधा क्या है। तो मटर पौधा क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पुष्प, ऑप्शन बी है शाक, ऑप्शन सी है झाड़ी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो मटर का पौधा होता है वह शाक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, मटर का जो पौधा होता है वह एक शाक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौंग होता है, लौंग क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है शुष्क शुष्क पुष्प कलिका और ऑप्शन बी है बीज, ऑप्शन सी है फल और ऑप्शन डी है छाल। तो यहाँ पर जो लौंग होता है वह शुष्क पुष्प कलिका होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होने वाला है यहाँ पर, शुष्क पुष्प कलिका। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। तो आपको बताना है कि फूलगोभी का जो पौधा होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है, आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है पुष्पकर्म, ऑप्शन बी है पत्तियां, ऑप्शन सी है जड़ और ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पर जो फूलगोभी है, फूलगोभी के पौधे का पुष्पकर्म जो होता है उसको खाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो आपको बताना है कि विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है संतरा, ऑप्शन बी है नींबू, ऑप्शन सी है नारंगी और ऑप्शन डी है आंवला। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, आंवला। ठीक है, आंवला यहाँ पर सही आंसर होगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है या क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है निकोटीन, ऑप्शन बी है कैल्विसिन, ऑप्शन सी है एस्पिरिन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो तंबाकू की पत्तियां होती है उसमें निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, निकोटीन पाया जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। जो पौधे होते हैं उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है फ्लोएम, ऑप्शन बी है त्वचा, ऑप्शन सी है जाइलम और ऑप्शन नंबर डी है कोशिका। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जल में जो पौधों में जल का जो परिवहन है वह किसके माध्यम से होता है। तो पौधों में जल का जो परिवहन है वह जाइलम के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन आवश्यक है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो वह उस क्रिया के लिए यहाँ पर ये सभी
ज़रूरी है, सूर्य के प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो क्या बाहर निकलती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो बाहर निकलता है वह ऑक्सीजन निकलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ऑक्सीजन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? जो पेड़ों की पत्तियों में पाया जाता है हरा पदार्थ, उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन और ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम। तो पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला जो हरा पदार्थ होता है, जो उसे हम लोग यहाँ पर क्लोरोफिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, वह क्लोरोफिल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण जो होता है वह फफूंदी होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, फफूंदी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है इथिलीन, ऑप्शन सी है ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर सी है जिबरेलिन और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो फल को पकाने वाला जो हार्मोन होता है वह होता है इथिलीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, इथिलीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि छुई मुई की पत्ती में गति होता है। तो सुई मुई की पत्ती में गति जो होता है वह क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा हमारा, कंपानुकुचन जो होता है ये सुई मुई की पत्तियों में गति होती है, कंपानुकुचन की गति। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि मिलीबग किस फसल से संबंधित है? जो मिलीबग है वह सरसों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, मिलीबग जो है वह सरसों से संबंधित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो जीन शब्द का प्रतिपादन के नाम आपको बताना है कि जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए है डी पंत, ऑप्शन बी है जोहानसन और ऑप्शन नंबर सी है मेंडल और ऑप्शन नंबर डी है डार्विन। तो जीन शब्द का जो प्रतिपादन किया गया था वह जोहानसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही होगा, जोहानसन। चलिए नेक्स्ट आगे को देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जीन्स बने होते हैं, जीन्स किस चीज से बने होते हैं, ये हमें आपको बताना है कि जीन्स किस चीज से बना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आरएनए के, ऑप्शन बी है प्रोटीन के, ऑप्शन सी है डीएनए के और ऑप्शन नंबर डी है डीएनए तथा आरएनए के। तो जो जीन्स होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो डीएनए का जो संश्लेषण है सबसे पहले किसने किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है खुराना ने, ऑप्शन बी है मिलर ने, ऑप्शन सी है डार्विन ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो संश्लेषण किया गया था वह खुराना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, खुराना। चलिए नेक्स्ट आगे यहाँ देखते हैं कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। ठीक है, प्रश्न है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है राइबोसोम में, ऑप्शन बी है सेंट्रोसोम में, ऑप्शन सी है गोल्जी काय में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, ठीक है, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है कोशिका में वह होता है राइबोसोम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, राइबोसोम। ठीक है, तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है, राइबोसोम में। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो ये आपको बताना है कि वह कौन है जिसकी उपस्थिति के कारण पशु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर हो पाता है। ठीक है, पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर होता है किसकी उपस्थिति के कारण। तो ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति के कारण, ऑप्शन बी है कोशिका कला के कारण, ऑप्शन सी है केंद्रक के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से
कोई नहीं। तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, कोशिका भित्ति के कारण जो है हम लोग पादप कोशिका और पशु कोशिका के बीच में अंतर कर पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी है हेक्सेले ने, ऑप्शन सी है पुरकिंजे ने, ऑप्शन नंबर डी है डाल्टन ने। तो यहाँ पर जो जीवद्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वह किया गया था पुरकिंजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, पुरकिंजे के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है, कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान का जो केंद्र है वह स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, हैदराबाद। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां, ठीक है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो जो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां है वह किसके द्वारा नियंत्रित होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन इस तरह से है कि केंद्रिका द्वारा, केंद्रक द्वारा, जीवद्रव्य द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा केंद्रक द्वारा। ठीक है, तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों का जो नियंत्रण है वह केंद्रक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था या यह किसका कथन है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ये हेक्सेले का कथन है। ठीक है, हेक्सेले का कथन है कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह हेक्सेले का कथन है। चलिए आगे देखते हैं। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, पत्तियों का जो हरा रंग है वह कौन प्रदान करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है टोनोप्लास्ट, ऑप्शन सी है क्रोमोप्लास्ट और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों को जो हरा रंग प्रदान होता है, प्राप्त होता है, वह क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, क्लोरोप्लास्ट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गोल्जी काय को, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी है सेंट्रियोल को और ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम को। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वह लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो जो शरीर है उसमें ऊतकों का निर्माण किससे होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर बी है कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन नंबर सी है वसा से, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन से। तो शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वह प्रोटीन के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? जो एंजाइम होते हैं वह मूल रूप से क्या होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है लिपिड, ऑप्शन बी है अम्ल, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन। तो जो एंजाइम्स होते हैं वह मूल रूप से जो होते हैं वह प्रोटीन ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, मूल रूप से वे प्रोटीन होते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पर है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है, मानव शरीर में जो वसा है वह जमा होती है कहाँ पर ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है त्वचा में, ऑप्शन नंबर सी है वसा ऊतक में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव शरीर है वह वसा जो जमा होती है वह वसा ऊतकों में जमा होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वसा ऊतक में। ठीक है, मानव शरीर में वसा का जमाव कहाँ पर होता है? वसा ऊतक में। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो विटामिन शब्द का प्रतिपादन जो है वह फंक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है?
किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो जो ऊर्जा की प्राप्ति है वह विटामिन के द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा कि ऊर्जा की जो प्राप्ति है वह विटामिन के माध्यम से नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है विटामिन और ऑप्शन डी है वसा। तो जो रक्षात्मक पदार्थ कहे जाते हैं वो वह है विटामिन। विटामिन को क्या कहा जाता है, रक्षात्मक पदार्थ, क्योंकि ये जो विटामिन होती है ये रोगों से मानव शरीर की रक्षा करती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन मतलब गाजर से कौन सा विटामिन हमें मिलता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो यहाँ पर जो गाजर है, गाजर से हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है समृद्ध रूप में, यानी कि समृद्ध स्रोत के रूप में गाजर है विटामिन ए का। ठीक है, तो विटामिन ए का स्रोत कौन है, गाजर है, ये इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से है। ठीक है, रतौंधी का जो मुख्य कारण है वह किस विटामिन की कमी है। तो जो रतौंधी का कारण है वह विटामिन ए है। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, ये आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह केवल दिन में होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, केवल दिन के समय में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है कि वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है। तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र जो है उसे फोटोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, फोटोमीटर। पोटोमीटर जो है उसे उसी के द्वारा वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र इसको कहते हैं, फोटोमीटर को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वाष्पोत्सर्जन होता है तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह सभी वायवीय भाग से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, सभी वायवीय भाग से वाष्पोत्सर्जन होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि लिटमस प्राप्त होता है, लिटमस किससे प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर लिटमस जो है, लिटमस वह लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, लिटमस जो है वह लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तो तारपीन का जो तेल है, ठीक है, तारपीन का जो तेल होता है वह किससे प्राप्त होता है, तो वह होता है चीड़ से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, चीड़ से। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। जो दालचीनी होती है वह पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है, तो वह प्राप्त होती है छाल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, छाल से दालचीनी को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो यहाँ पर आंसर होगा मटर की फसल। ऑप्शन नंबर सी, मटर। ठीक है, मटर जो है वह मृदा को क्या कर देती है, नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है अरहर, ऑप्शन बी है सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी है मटर, ऑप्शन नंबर डी है चना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सोयाबीन। ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन में जो होता है प्रोटीन अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं। जो दाल होती हैं वह किसका अच्छा स्रोत होती है, तो वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, दाल जो होती है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानी जाती है। तो आज की वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।